बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑनलाइन लेक्चर 4 इस वक्त हम लोग देख रहे हैं। कंटेंट्स इसके हैं न्यूरल नेटवर्क्स रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो जब हम न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना होता है कि इसकी सारी फंक्शनैलिटी बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि हमारे ब्रेन की काम करता है। और लास्ट लेक्चर्स के अंदर, लास्ट स्लाइड्स के अंदर आपको मैंने यही चीज़ बताई थी कि ब्रेन के अंदर किस तरीके से न्यूरॉन्स की वर्किंग किस तरह से होती है और उसकी कनेक्टिविटी किस तरह से होती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्ट्रक्चर। हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था। उसके बाद एक न्यूरॉन का दूसरी न्यूरॉन के साथ कनेक्शन किस तरीके से और किस जगह पे जाके स्टैब्लिश होता है, हमने वो देखा था। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इन केस अगर हमारा कनेक्शन वीक हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है या इवन ख़त्म हो जाता है, तो उस केस में उसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं कि हमारा मैसेज जो है या हमारा सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे पास नहीं हो सकता। इसी चीज़ को जब हम माइंड में रखते हैं, तो न्यूरॉन की जब हम वर्किंग की बात करते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने एआई के अंदर भी इम्प्लीमेंट करना होता है। और यहाँ पे जब हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम न्यूरॉन्स की जब बात करेंगे तो वहाँ पे हम 2 और 3 चीज़ों की बात करते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जो फिगर के अंदर सर्कल नज़र आ रहा है, इट इज़ अ न्यूरॉन। ये हमारे पास एआई का ह्यूमन मेड न्यूरॉन है, जिसके ऊपर आप देखो, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा वेट्स, और वेट्स के नीचे W1 W2 एंड अप टू WX नजर आ रहा होगा एक एरो लाइन के ऊपर। और एरो लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में, जहाँ से ये एरो लाइन स्टार्ट हो रही है, वहां पे कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, X1 X2 अप टू XN। ये हमारे पास दो तरह की इनपुट्स होती है। एक इनपुट्स हमारे पास आ जाती है X1 X2 X3 अप टू XN तक, और दूसरे हमारे पास वेट्स आ जाते हैं जो W1 W2 W3 अप टू WX तक या WN तक होती हैं। अब इन दोनों का होता क्या है, इन दोनों को कंबाइन किया जाता है, इनका सम किया जाता है, और जो भी इनपुट बनती है वो इस सर्कल के अंदर एंटर कर दी जाती है। वंस द इनपुट हैज बीन एंटर्ड, वो रेडी होती है प्रोसेसिंग के लिए। और इसी सर्कल के अंदर, यानी कि इस न्यूरॉन के अंदर, वो सारा प्रोसेस होता है जो कि हमें अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स की तरफ लेके जा रहा होता है। अब इस सर्कल के अंदर जब हम रिजल्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता अचीव कर रहे होते हैं, यानी कि मल्टीपल आइट्रेशन से गो थ्रू होके, हमें इस बात का कभी भी पता नहीं होता कि इस सर्कल के अंदर हमने कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस मूव करवाई हैं। इसीलिए इस सर्कल के अंदर जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट होता है, उसके लिए एक हम टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं हिडन लेयर। न्यूरॉन्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो 3 लेयर्स के ऊपर होती है बेसिकली। एक हमारे पास आ जाती है इनपुट लेयर, उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक हिडन लेयर, और थर्ड हमारे पास आ जाती है आउटपुट लेयर। अब इन 3 लेयर्स में से आपके सामने इस फिगर के अंदर 2 लेयर्स बहुत क्लियरली नजर आ रही हैं। एक हमारे पास लेफ्ट साइड पे है इनपुट लेयर, जहाँ पे आपको X1 X2 अप टू XN एंड W1 W2 अप टू WX ये वैल्यूज नजर आ रही हैं, इनपुट्स और वेट्स जो आपकी इनपुट लेयर के ऊपर रिजाइड कर रहे होती हैं। और राइट साइड पे आप लोग अगर आप देखें तो आपको आउटपुट की हेडिंग नजर आ रही है, जिसके नीचे उन्होंने क्या किया हुआ है, WI अप टू XI किया हुआ है और उसका सम किया हुआ है। ये उन्होंने एक फंक्शन बनाया हुआ है। अब ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। अब सोचने वाली बात ये है कि हमारे पास इनपुट सेपरेट आ रही थी, X1 की फॉर्म में थी, X2 की फॉर्म में थी, W1 की फॉर्म में थी या W2 के फॉर्म में थी, और ये एकदम से कैसे हमारे पास आउटपुट की फॉर्म में आ गई जहाँ पे हमने इन डिफरेंट वैल्यूज को सम किया। इसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है हिडन लेयर के अंदर, और ये हिडन लेयर कहाँ रिजाइड करती है, इस सर्कल के अंदर। अब ये पर्टिकुलर न्यूरॉन जो इस सारे फेजेस से गुजरता है, ये जब आउटपुट से बाहर निकल आता है, तो इस न्यूरॉन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास अब ट्रेन न्यूरॉन है, हमने इसकी ट्रेनिंग कर दी है। और इसीलिए जो हमारे पास ट्रेन न्यूरॉन होता है उसको हम न्यूरॉन नहीं कहते सिंपल न्यूरॉन, उसको हम परसेप्ट्रॉन कहते हैं।
यही डिफरेंस है अनट्रेन्ड न्यूरॉन में और ट्रेन्ड न्यूरॉन में। अनट्रेन्ड न्यूरॉन को हम सिंपल टर्म्स में न्यूरॉन कह देते हैं जो आम अल्फाज का होता है, और परसेप्ट्रॉन क्या होता है कि जब हमारे पास सिंपल न्यूरॉन या अनट्रेन्ड न्यूरॉन को हम एक प्रोसेस से गुजारते हैं, मल्टीपल लेयर से गुजारते हैं, आउटपुट अचीव होने के बाद, यानी कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद या लर्निंग कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो न्यूरॉन आता है जिसको हम ट्रेन न्यूरॉन कहते हैं, वो क्या होता है, उसको हम ट्रेन न्यूरॉन नहीं कहते, बल्कि हम उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी रखी है जो है परसेप्ट्रॉन। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसको भी हम देख लेते हैं। एन एएनएन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स कॉल्ड परसेप्ट्रॉन्स ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म द नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ पे देखिए, हमने कहा कि एक हमारे पास ट्रेन न्यूरॉन, हम उसको परसेप्ट्रॉन कह रहे हैं। अब जब आपके पास इन्हीं ट्रेन न्यूरॉन्स का क्लस्टर मौजूद होगा या पूरा एक नेटवर्क स्ट्रक्चर मौजूद होगा, तो उसके लिए हम क्या बात करते हैं, उसको हम प्रॉपर वे में कह देते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रेन न्यूरल नेटवर्क है, या हम उसको परसेप्ट्रॉन्स कह देते हैं। फिर नेक्स्ट पे वो कहता है प्रोसेसिंग एलिमेंट्स इसमें क्या हो सकते हैं। एन एएनएन कंसिस्ट ऑफ परसेप्ट्रॉन्स, ठीक है, ईच ऑफ द परसेप्ट्रॉन रिसीव्स इनपुट्स, ठीक है, हमने कहा जो ट्रेन न्यूरॉन्स हैं वो स्टार्ट में क्या रिसीव करेंगे, इनपुट्स करेंगे, उसके बाद वो क्या करते हैं, प्रोसेसेस इनपुट्स, उसी इनपुट को प्रोसेस करेंगे एंड डिलीवर्स अ सिंगल आउटपुट, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगी, एक आउटपुट आ जाएगी। द इनपुट कैन बी रॉ इनपुट डेटा और द आउटपुट ऑफ अदर परसेप्ट्रॉन्स। अब ये भी हो सकता है कि जो आपने न्यूरॉन फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किया है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि उसकी जो इनपुट्स हैं वो फर्स्ट टाइम आप दे रहे हो, या ये भी पॉसिबल है कि वो जो इनपुट्स रिसीव कर रहा है वो किसी और मल्टीपल न्यूरॉन्स की आउटपुट हो सकती है जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इसके पास आ रही होती है। अगर हम अपनी ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो हमने यही कहा था ना कि एक न्यूरॉन अपने पिछले वाले न्यूरॉन से डेटा को रिसीव करता है। अब जब हमारा वाला न्यूरॉन पिछले न्यूरॉन से डेटा को रिसीव करेगा, तो इसका मतलब ये है कि पिछले न्यूरॉन से न्यूरॉन जो भेज रहा है वो पिछले न्यूरॉन का आउटपुट है, और हमारा वाला न्यूरॉन जो रिसीव कर रहा है वो हमारे न्यूरॉन के लिए इनपुट है। पिछले वाले की आउटपुट हमारे नए न्यूरॉन के लिए क्या बन गई, इनपुट बन गई। नेक्स्ट वो कहता है द आउटपुट कैन बी द फाइनल रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल द 1 मीन्स yes, 0 मीन्स no, और इट कैन बी इनपुट टू अदर परसेप्ट्रॉन्स। अब वो एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा है कि आपके पास जो फाइनल रिजल्ट्स आ सकते हैं वो 0 एंड 1 की फॉर्म में भी हो सकते हैं, कि इन केस अगर 1 आ जाता है तो उसका मतलब yes हो सकता है, yes का मतलब ये कि आप मैसेज को फर्दर आगे पास कर दें, और 0 का मतलब क्या हो सकता है, दैट यू आर नॉट अलाउड टू पास द मैसेज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को कितनी कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं, या इसकी कितनी टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स इसकी बहुत सारी हैं, फर्दर अगर हम बात करें, लेकिन फिलहाल हम लोग आपके कोर्स तक अगर हम थोड़ा सा लिमिटाइज होते हैं तो हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स आ जाती हैं। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स आ जाती है, फीड बैक न्यूरल नेटवर्क्स आ जाता है, और बैक प्रोपेगेशन आ जाता है। ये बेसिक 3 ऐसे टाइप्स हैं जो हर डोमेन के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स की अगर हम बात करें तो आप ये देखो, नाम से ही बहुत सारा क्लियर हो जाता है। फीड फॉरवर्ड ऐसा न्यूरल नेटवर्क्स जो सिर्फ आगे की तरफ मूव कर सकता है, फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। इट इज अ नॉन रिकरेंट नेटवर्क। नॉन रिकरेंट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर रिकर्जन वाला कोई मेथड अडॉप्टेबल नहीं है। Having processing units, nodes in layers, and all the nodes in a layer are connected with the nodes of the previous layer। उन्होंने वो एक हिरार्की का बताया हुआ है कि हमारे पास एक हिरार्की की फॉर्म में नेटवर्क अवेलेबल है, कि हर लेयर पिछली लेयर या पिछले नोड के साथ इंटरकनेक्टेड होती है ताकि वो क्या कर सके, एक कंप्लीट नेटवर्क बना सके। द कनेक्शंस हैज डिफरेंट वेट्स अपॉन देम। अब वो ये कह रहा है कि डिफरेंट वेट्स होंगे हर कनेक्शन के ऊपर। ये वही बात है जो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल में बताई, कि अगर मैं एक न्यूरॉन की बात करती हूँ, ये जो सर्कल है इसके वेट्स हैं, इसी तरह से जितने न्यूरॉन्स होंगे हर न्यूरॉन का अपना वेट सेपरेटली होगा। फिर नेक्स्ट कहते हैं देयर इज नो फीडबैक लूप, मींस
द सिग्नल कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। अब क्योंकि हमने इसका नाम ही क्या रखा है, फीड फॉरवर्ड, यानी कि हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, तो इसीलिए उसने क्या कहा कि फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर बैक ट्रैकिंग का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है। इन केस अगर आपको ये लगता है कि हमें वापस जाने की जरूरत है, देन यू हैव नो चॉइस कि आप इस नेटवर्क के अंदर रह के, यानी कि फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर रह के बैक ट्रैकिंग कर सकें या वापस इनपुट लेयर पे जा सकें, इन केस अगर आप हिडन लेयर पे हैं या इन केस आप आउटपुट लेयर पे हैं। अब फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स को दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक आ जाता है सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क्स और दूसरा आ जाता है मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। सबसे पहले आप ये फीड फॉरवर्ड का लेआउट देखो। इस पिक्चर को देख के आपको थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन और क्लियर हो जाएगी कि हमने फीड फॉरवर्ड के अंदर ये कहा था कि हम सिर्फ आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, हम बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते। आप फर्स्ट फिगर के अंदर देखिए जो लेफ्ट साइड पे है, नीचे से जो आपको दो सर्कल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर न्यूरॉन्स जो कि इनपुट लेयर के ऊपर रिजाइड करते हैं, यानी कि ये न्यूरॉन्स इनपुट लेयर की हैं। उसके आगे जब हम आगे मूव करते हैं, जो सेंटर वाले 3 न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं, ये हमारी हिडन लेयर के ऊपर होते हैं। हिडन लेयर को हमने क्या कहा था, ये वो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है जहां पे हमारे न्यूरॉन्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है या हमारे रिजल्ट्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, जब हमने इनपुट लेयर से हिडन लेयर पे डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट किया है, तो ये एक छोटा सा मेश टोपोलॉजी की तरह का काम कर रहा है, यानी कि एक न्यूरॉन से सारे फर्दर हिडन लेयर्स के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनकी तरफ डेटा मूव कर रहा है। जैसे इनपुट लेयर के ऊपर अगर 2 न्यूरॉन्स थे, ये दोनों न्यूरॉन्स हिडन लेयर के हर न्यूरॉन को अपना डेटा या अपना इनपुट ट्रांसफर कर रहा है। और ये आप एरोस देखें कि एरोस सिर्फ वन डायमेंशनल है, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, इसके अंदर डाउन एरो मौजूद नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि ये फीड फॉरवर्ड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स हैं। अब हिडन लेयर से जब हम आगे मूव कर रहे हैं आउटपुट लेयर पे, तो हमने क्या कहा था कि आउटपुट लेयर के ऊपर सिंगल आउटपुट होगी। तो सिंगल आउटपुट ने क्या किया कि क्योंकि हम हिडन लेयर के ऊपर प्रोसेसिंग कंप्लीट कर चुके थे, तो हर न्यूरॉन एक ही रिजल्ट जनरेट करेगा। इसीलिए हिडन लेयर से हर न्यूरॉन ने क्या किया है, सिंगल आउटपुट जनरेट की और उसको ट्रांसफर कर दिया है आउटपुट लेयर पे। अब आउटपुट लेयर पे क्योंकि एक ही न्यूरॉन था, उस न्यूरॉन ने क्या किया, हिडन लेयर के तीनों न्यूरॉन से एक्सेप्ट की वैल्यूज और उसके बाद उनको कंबाइन करके सिंगल आउटपुट जनरेट कर दी। अब आप जरा सेकंड वाली फिगर पे आए जो राइट साइड पे है, काम ये भी वही कर रहा है। सिर्फ क्या हुआ है कि फीड फॉरवर्ड का ये दूसरा मेथड है कि इन केस कि आप कंप्लीट हिरार्की को फॉलो करें, यानी कि आप हर लेयर की तरफ जाएं, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको डायरेक्ट इनपुट लेयर से रिजल्ट्स आउटपुट लेयर पे फॉरवर्ड करने की जरूरत पड़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे रिजल्ट्स हों जो थोड़ी सी प्रोसेसिंग के लिए इनपुट लेयर से हिडन लेयर पे चले जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे इनपुट्स जो हिडन लेयर पे जाने की या भेजने की जरूरत ना हो, उनको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, आउटपुट लेयर पे भेज देते हैं। और आउटपुट लेयर पे क्या होगा, वो वाली इनपुट्स जो डायरेक्ट इनपुट लेयर से रिसीव हुई थी, ये बाहर वाले एरो से जो डायरेक्ट गई हैं, और वो वाली वैल्यूज जो हिडन लेयर से प्रोसेस होके आई हैं, वो आउटपुट लेयर पे इस सिंगल न्यूरॉन में आपस में कंबाइन हो जाती हैं या सम हो जाती है और उसके बाद सिंगल आउटपुट जनरेट हो जाती है। सिर्फ फीड फॉरवर्ड के अंदर स्पेशलिटी क्या है कि आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, यहाँ पे बैक ट्रैकिंग का या बैकवर्ड मूव करने का या बैक लूप बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होती है। अब इसकी हम फर्दर आगे टाइप्स देखते हैं जो हमने कहा था। पहली आ जाती है सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। अब ये सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क्स क्या है, आप पिक्चर के अंदर आप देखें, आपको सिर्फ दो लेयर्स नजर आ रही हैं, एक आ जाती है इनपुट लेयर और दूसरी आ जाती है आउटपुट लेयर। अब हो क्या रहा है, जितनी भी इनपुट्स आ रही हैं वो डायरेक्ट आपकी आउटपुट लेयर पे जाके मर्ज हो रही हैं। दरमियान में जो हमने लास्ट टाइम कहा था कि हिडन लेयर होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। क्योंकि हिडन लेयर यहाँ पे मिसिंग है, हम डायरेक्टली क्या करें, इनपुट लेयर को कम्युनिकेट करवा रहे हैं आउटपुट लेयर के साथ, तो इस वजह से हम इस पूरे को कह देते हैं सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड एएनएन हैविंग ओनली वन वेटेड लेयर, ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ सिंगल लेयर है।
द इनपुट लेयर इज फुली कनेक्टेड टू द आउटपुट लेयर। इसकी क्या स्पेशलिटी हुई कि इसमें से हिडन लेयर नहीं होगी, इनपुट्स जितनी भी हैं इनपुट लेयर पे वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगी आउटपुट लेयर के साथ। सेकंड हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो है मल्टी लेयर एनएन। मल्टी लेयर के अंदर क्या होता है, ये मल्टी लेयर हमारा वही कन्वेंशनल मेथड है कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स मौजूद होंगी, जैसे इनपुट लेयर आ गई, हिडन लेयर आ गई और आउटपुट लेयर आ गई। अब इनपुट लेयर पे जो भी वैल्यूज हैं वो हिडन लेयर पे जाएंगी और हिडन लेयर के अंदर जो भी प्रोसेस कंप्लीट होगा वो हमारे पास आउटपुट लेयर पे चला जाएगा और वहां से एक्सक्लूड हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखना है, वो ये है कि हिडन लेयर के अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ 3 न्यूरॉन्स नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि ये हम सिर्फ डायग्राम की हद तक रखते हैं। जब हम रियल लाइफ सिनेरियोस की बात करते हैं ना, कोई भी इंटेलिजेंट मशीन जब हम बना रहे होते हैं और उसके ऊपर न्यूरल नेटवर्क्स की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो कभी भी हिडन लेयर के अंदर 3 न्यूरॉन्स नहीं होते, ये थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं हिडन लेयर के अंदर। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हिडन लेयर के अंदर सिर्फ एक ही लेयर आपके पास हो जो हिडन लेयर हो, बल्कि ऐसा भी होता है कि हिडन लेयर के अंदर इटसेल्फ लेयरिंग हुई भी होती है। लेयर 1 होती है, लेयर 2 होती है, लेयर 3 होती है, अप टू सो ऑन। जितनी लेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है हिडन लेयर के अंदर डेटा को प्रोसेस करने की, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? वो हम इस तरह से डिसाइड करते हैं कि जितना ज्यादा डेटा का साइज इंक्रीज होता जाएगा, ऑटोमेटिकली हिडन लेयर के अंदर क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ लेयर्स ज्यादा होती जाती है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपने याद रखनी है कि हिडन लेयर के अंदर फर्दर कितनी लेयर्स बनी हुई हैं ये हमें कभी भी पता नहीं चल सकता। इसी वजह से हिडन लेयर का नाम हिडन रखा गया है, अदरवाइज हम इसका कुछ भी नाम रख देते। हिडन लेयर किस लिए हमने इसको कहा, क्योंकि हमें इसके अंदर ये कभी भी पता नहीं चल सकता कि आइदर अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है वो सिंगल लेयर पे हो रही है या मल्टीपल लेयर्स उसने जनरेट की है हिडन लेयर ने इटसेल्फ अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसने आउटपुट लेयर के ऊपर भेजी हैं। तो हमने क्या कहा, हमें ये नहीं पता चलता कभी भी हिडन लेयर के अंदर के आइदर हिडन लेयर के अंदर सिंगल लेयर पे काम हो रहा है या फर्दर सब लेयरिंग हुई है मल्टीपल लेयर्स के ऊपर जाके। फीड फॉरवर्ड ANN हैविंग मोर देन वन वेटेड लेयर, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, मल्टी लेयर कह देते हैं। एज दिस नेटवर्क हैज वन और मोर लेयर्स बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट लेयर, इट इज कॉल्ड हिडन लेयर। ठीक है, इन्होंने भी वही बात की जो मैंने आपको डिस्क्राइब की कि वन और मोर लेयर्स भी हो सकती हैं बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट लेयर, जिसका हमें खुद से नहीं पता होता, इसी वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, हिडन लेयर कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फीडबैक एनएन। अब यहाँ पे आप देखो, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स की जब हमने बात की थी, हमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक नजर आया था। वो ये था कि इन केस अगर हमें अपनी कोई गलती पीछे नजर आ जाती है या हमें जरूरत पड़ती है वापस पीछे जाने की और डेटा को लेने की या किसी भी गलती को ठीक करने की या मॉड्यूल को सब मॉड्यूल में डिवाइड करने के लिए, वी हैव नो ऑप्शन इन फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। और उसी चीज को साइंटिस्ट ने जब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और उसके अंदर उनको ये फ्लॉस नजर आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अंदर एक ऐसा रास्ता भी होना चाहिए जो हमें अलाउ करे वापस पीछे जाने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज फीडबैक न्यूरल नेटवर्क्स। अब यहाँ पे क्या है, आप नेम ही देखो, फीडबैक, यानी कि यू हैव एन ऑप्शन कि आप फर्दर आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे, लेकिन इन केस जैसे ही अगर आपको कहीं पे जरूरत पड़ती है बैक ट्रैकिंग करने की या पीछे जाने की, तो वहां से हम पीछे जा सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट, अ फीडबैक नेटवर्क हैज फीडबैक पाथ, which means the signal can flow in both direction using loops, यानी कि आगे भी सिग्नल्स मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड भी कर सकते हैं। इट मेक्स इट अ नॉन लीनियर डायनामिक सिस्टम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नॉन लीनियर डायनामिक सिस्टम विच चेंजेस कंटिन्यूसली अंटिल इट रीचेस अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आप ये देखो, नॉन लीनियर का मतलब, लीनियर क्या होता है, स्ट्रेट। नॉन लीनियर का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो सिस्टम बनेगा वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, और यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो कंटिन्यूस स्टेट में रहेगा, यानी कि कंटिन्यूसली ट्रेनिंग फेज में रहेगा,
कब तक? जब तक कि हमारे पास वेट्स रिजल्ट्स में जो आ रहे हैं वो स्टैटिक हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने एक आइट्रेशन चलाई, उसका रिजल्ट जो भी आया, फिर आपने नेक्स्ट आइट्रेशन जब चलाई, उसका रिजल्ट जो आया, आपने क्या किया, रिजल्ट्स जब सेम आना शुरू होंगे, यानी कि एक आइट्रेशन का रिजल्ट भी वही आ गया, नेक्स्ट आइट्रेशन का रिजल्ट भी पिछली वाली आइट्रेशन का ही रिजल्ट आ गया वैसा ही, यानी कि सेम फिगर्स जब आपके रिजल्ट्स में आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि फर्दर आगे हम जितनी भी आइट्रेशंस कर रहे हैं उसको करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, हमारी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, कब तक होता रहता है? जब तक कि हमारे रिजल्ट्स इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं चले जाते, यानी कि सेम नहीं आना शुरू हो जाते। अब फीडबैक न्यूरल नेटवर्क्स को दो फर्दर पोर्शंस में डिवाइड किया गया। एक आ जाता है रिकरेंट नेटवर्क्स और एक आ जाता है फुली रिकरेंट नेटवर्क्स। इसकी जरा आप फिगर देखिए। फिगर के अंदर उन्होंने क्या किया है, फिगर अगर हम देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा हमारा फीड फॉरवर्ड का था, एरोस के एस्पेक्ट से देखें, लेकिन आपको एक एरो थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा होगा, जो आउटपुट से वापस इनपुट के ऊपर आ रहा है, बाहर की तरफ से एक लूप बना रहा है एरो की अगर हम फॉर्म में देखें, तो यही वो आपका आउटपुट वाला लूप है जो आउटपुट से वापस इनपुट की तरफ जा रहा है बाय यूजिंग दिस एरो, जिसकी वजह से हम इस नेटवर्क को क्या कह देंगे, फीडबैक न्यूरल नेटवर्क्स कह देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैक प्रोपेगेशन। ये बैक प्रोपेगेशन हम थोड़ा सा हायर लेवल पे यूज करते हैं, यानी कि ये थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी है न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर। अब इसकी फंक्शनैलिटी किस तरह से है, इट इज द ट्रेनिंग और लर्निंग एल्गोरिदम। ठीक है, ये तो हमें बहुत क्लियरली पता है कि ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए या लर्निंग पर्पस के लिए हम इस एल्गोरिदम को यूज करते हैं। अब इसके अंदर स्पेशल क्या है, वो है इट लर्न्स बाय एग्जाम्पल। आपको अगर याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी न्यूरल नेटवर्क्स की, कि असल में न्यूरल नेटवर्क्स काम किस तरह से करता है। वो सारी डिस्क्रिप्शन इस बैक प्रोपगेशन के ऊपर प्रॉपरली फिट इन हो जाती है। यानी कि मैंने आपसे ये कहा था कि मैं अगर ये चाहती हूँ कि मेरे पास एक डेटा मौजूद है और उसको मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपनी मर्जी से इसको ट्रेंड करवाऊं। अब मैं जब अपनी मर्जी की बात करती हूँ तो मेरा सिस्टम मेरी मर्जी को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, उसके लिए मुझे उसको कोई ऐसी एग्जांपल देनी पड़ेगी जिससे वो गो थ्रू होके इस चीज को अंडरस्टैंड कर सके कि व्हाट द पर्सन वांट्स फॉर हर और हिज न्यू डेटा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना डेटा दे देते हैं सिस्टम को और उसके साथ ही एक ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड डेटा या ऑलरेडी ट्रेन्ड एग्जांपल हम उसको दे देते हैं। वो क्या करता है हमारा सिस्टम या कोई भी हमारी जो इंटेलिजेंट मशीन है, हमने जो एग्जाम्पल दी थी उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो उसको लर्न करता है, यानी कि उसको वो गो थ्रू करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, समझता है, उसको समझ आ जाती है कि अच्छा इस डेटा के ऊपर ये टेक्निक इस मेथड से लगाई गई है। फिर वो क्या करता है, उस टेक्निक्स को, उस मेथड को अडॉप्ट करता है। अडॉप्ट करने का मतलब ये कि उसको लर्न करता है और फिर उसी मेथड को सेम वे में हमारे न्यू डेटा को जो हमने उसको दिया था ट्रेनिंग के लिए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके हमारे डेटा की ट्रेनिंग करवाता है। If you submit to the algorithm the example of what you want the network to do, it changes the network's weights so that it can produce desired output for a particular input on finishing the training. अब वो क्या कह रहा है कि हमने उसको जो weights दिए थे, उसने क्या किया, उसकी ट्रेनिंग आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट की और जैसे जैसे नंबर ऑफ आइट्रेशंस इंक्रीज होती जाएंगी वैसे वैसे हमारा सिस्टम क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू दैट एग्जाम्पल हमारे वेट्स को चेंज करना शुरू करेगा। और कब तक ये करता रहेगा, जब तक कि हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं। बैक प्रोपगेशन नेटवर्क्स आर आइडियल फॉर सिंपल पैटर्न रिकॉग्निशन एंड मैपिंग ऑफ टास्क। जब मशीन लर्निंग हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको एक वाटरफॉल की एग्जांपल दी थी। वाटरफॉल के अंदर मैंने आपसे ये कहा था कि अगर हम फॉर एग्जांपल गूगल को कोई एग्जांपल देते हैं कि मुझे वाटरफॉल की पिक्चर्स दिखा दो, तो वो क्या करता है, उसके अंदर एक डेटा सेट पड़ा हुआ था जिसकी उसने ट्रेनिंग करवाई थी। अब ट्रेनिंग किस एस्पेक्ट से उसकी हुई थी, उसने कहा था एक हाइट की जगह है और हाइट से हमारे पास पानी गिर रहा होगा। इस चीज को हमने क्या कंसीडर किया था, हमने वाटरफॉल कंसीडर किया था। अब यहाँ पर भी क्या किया, उसने इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज किया है कि हाइट उसने देखी, इतनी हाइट है, उसके अंदर वाटर हो सकता है, ठीक है, कोई चीज गिर रही है,
ये सारी चीजें क्या आ गई, उसके पैटर्न के रिकॉग्निशन के अंदर आ गई, और मैपिंग टास्क भी फिर आपका साथ ही आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेजियन नेटवर्क। बेजियन नेटवर्क को हम बीएनबी कह देते हैं। और अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें तो बेजियन नेटवर्क बेसिकली किसके ऊपर काम करता है, ये अनसर्टेन डोमेन के ऊपर काम करता है, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करता है जहां पे हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं या अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, जहां पे हमें ये क्लियर नहीं होता कि हमारे इनपुट्स क्या हैं और इन इनपुट्स के रिजल्ट्स में हमारा एग्जैक्ट आउटपुट क्या आ सकती है। यानी कि हमारे पास जब अनसर्टेनिटी की कंडीशन होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, बेजियन नेटवर्क को यूज कर रहे होते हैं। These are the graphical structures used to represent the probabilistic relationship among a set of random values। अब आपके पास डिफरेंट डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी को देख रहे हैं। Bayesian networks are also called belief networks और Bayes net। इन नाम को आपने बड़ा याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाज़ पेपर के अंदर वो कंप्लीट नाम नहीं देते बेजियन नेटवर्क, बल्कि वो इसके ऑल्टरनेटिव नेम्स या इसकी शॉर्ट एब्रीवेशन बीएन यूज कर देते हैं। बीएन्स रीजन अबाउट अनसर्टेन डोमेन्स, ऐसे डोमेन्स जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल या सेंसिटिव होती है, एंड स्टिल दे आर वेरी मच अनसर्टेन। In these networks, each node represents a random variable with specific propositions। Propositions हम already पढ़ चुके हैं। Propositions हमने क्या कहा था, ऐसे short sentences जिनकी values के बारे में हमें तब तक नहीं पता चल सकता जब तक कि हम उनको properly open करके ना देख सकें। For example, in a medical diagnosis domain, the node cancer represents the proposition that a patient has cancer। अब यहाँ पे उन्होंने कैंसर की एक एग्जांपल दी है कि अगर हम किसी एक पेशेंट की बात करते हैं, पेशेंट का फिजिकल लेआउट देख के हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, अनलेस एंड अनटिल हम क्या करते हैं, हम डिटेल स्टडी में जाते हैं। डिटेल स्टडी का मतलब क्या है, हम नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, कोई इनके कोई मल्टीपल डिफरेंट जो एमआरआई वगैरह होती है, लंग्स की कोई डिफरेंट हो सकती है, इनके जो सिटी स्कैन्स वगैरह होते हैं, इनके कोई स्पेशल स्कैनिंग वगैरह होती है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन सब से जब डेटा इकट्ठा होता है, रिजल्ट्स आता है, फिर हम कोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ भाई ये वाकई ही पर्सन के पास कैंसर है और इस लेवल का है, इसका ये क्योर है, हो भी सकता है ये नहीं हो सकता, या वाकई में इस पर्सन को कैंसर नहीं है। तो क्या है ये देखिए, ये हमारे पास अनसर्टेन डोमेन्स हैं। एक कैंसर है और एक ही कैंसर का हमने डिफरेंट फेजेस के अंदर उसका डायग्नोस करना है, और ये भी डायग्नोस करना है कि आइदर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो प्रिडिक्ट किया था ऐसी प्रिडिक्शन हो ही ना, यानी कि इसको कैंसर ही ना हो, ये तो हेल्थी पर्सन है, वैसे इसको कोई और प्रॉब्लम था जो हमें ये लगा कि खुदा ना खास्ता ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो क्या होता है, इस लेवल पे जाके हम क्या करते हैं, हम बेजियन नेटवर्क को यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ये वही बिल्कुल सेम काम है जैसे हम सिमेंटिक्स की बात करते थे। क्लासिफिकेशन सिमेंटिक्स के ऊपर बात करता है, यानी कि क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट आइटम्स पड़े हुए होते हैं, डिफरेंट टाइप का डेटा पड़ा हुआ होता है, और डेटा की नेचर देख के सिमिलर टाइप के डेटा की हम ग्रुपिंग करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको डेली रूटीन के ये दे सकती हूँ कि आपके घर में जब फॉर एग्जांपल अगर सौदा वगैरह जो आता है, ग्रोसरी आइटम्स आते हैं, तो आप ये देखिए ग्रोसरी आइटम्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। क्या हो सकता है उसके अंदर फ्रूट्स भी हो, उसमें ये हो सकता है उसमें वेजिटेबल्स भी हो, ये भी हो सकता है उसके अंदर मीट आइटम्स भी हो, और उसके अंदर ये भी हो सकता है कि दालें वगैरह भी हो। अब होता क्या है, जब ये सारी चीजें आप परचेज करके आते हैं, हाइपर से आ रहे हैं, मेट्रो से आ रहे हैं, पैकेजेस से आ रहे हैं, जहां से भी आप ग्रोसरी करके आ रहे हैं, ये कंबाइन आपने पकड़ा हुआ होता है। अब करते क्या है, हम उसकी क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। अगर मीट आइटम्स हैं तो मीट आइटम्स को हम उनके पैकेट्स या शॉपर जो होते हैं वो हम सेपरेट कर देते हैं। दालें अगर डिफरेंट पैकेट्स के अंदर थी, उनको हम निकाल के उनको एक जगह पे किसी बॉक्स में स्टोर कर देते हैं। और इसी तरह से अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी कंबाइन थे तो उनको हम सेपरेट कर देते हैं। फ्रूट्स वो वाले जो फ्रिज में रखनी है उनको हम फ्रिज में रख देते हैं कंबाइन करके,
और जो हमने बाहर रखने होते हैं वो बाहर रख देते हैं। अब ये सारा हमने क्या किया, ये हमने डिफरेंट आइटम्स की क्लासिफिकेशन कर दी, और यही काम अगर हमारा न्यूरल नेटवर्क्स करे तो उस चीज को हम क्या कह देंगे, एआई की डोमेन में, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की डोमेन में क्लासिफिकेशन कह देंगे। अब वहां पे किस तरह से होती है ये काम, आपका बहुत ज्यादा पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर मोबाइल फोन्स में होता है, जहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम पिक्चर की रिकॉग्निशन करते हैं। आप ये देखो, हमारे पास ऐसी बहुत सारी एप्स आ गई हैं जो हम पिक्चर खींचते हैं और साथ ही वो क्या करती है, उसकी क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर देती है फेस की रिकॉग्निशन के बाद। आपका ग्रुप फोटो था, मल्टीपल ग्रुप फोटोज लिए, और उसके बाद आप ये देखो कि वो फेस की रिकॉग्निशन करती है और इंडिविजुअल पर्सन की अलग से एल्बम बनाना शुरू कर देते हैं। अब वो पर्टिकुलर एल्बम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की होती है, इसी तरह से कोई और एल्बम किसी दूसरे पर्सन की होगी। तो क्या किया उसने, फेस की सिमिलैरिटी को देख के क्लासिफिकेशन कर दी। For example, to perform training of ANN, we have some training samples with unique features, and to perform its testing, we have some testing samples with other unique features. Classification is an example of supervised learning. अब आप ये देखो, जब मैंने आपसे कहा कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल, मीट, अब ये हमारे पास सामने मौजूद है, हमने इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, हम इसकी सुपरवाइज क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं ना। मीट है तो मीट के अंदर अगर बीफ है तो हमें खुद से उसको सेपरेट करना पड़ेगा, चिकन है तो हमें उसको सेपरेट खुद से करना पड़ेगा, फिश है तो हमें खुद से उसको सेपरेट करनी पड़ेगी। इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वो वाली जो हमने फ्रिज में रखनी है, स्टोर करनी है, वो वहां पे हम रख देते हैं, और जो हमने रूम टेम्परेचर में किचन में रखनी होती है उनको हम खुद से सेपरेट करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कोई एल्गोरिदम लगाएं और वो ऑटोमेटिकली चीजें कुछ अंदर रखने वाली अंदर हो जाए, बाहर रखने वाली बाहर हो जाए। तो ये क्या है, ये आपका सारा काम सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आ रहा होता है। थैंक यू वेरी मच।